पंछी कभी भी अपने बच्चों को घोंसला बना के नहीं देते, बल्कि वो उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपसे यही कहूँगी, अपने बच्चों को ज़मीन जायदाद तो हर पेरेंट्स देते हैं। देना है तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी अच्छी हुनर दीजिए, अच्छी कला उनको सिखाइए, ताकि जिससे उनका जो भविष्य है ना, वो उज्जवल हो सके। हेलो एवरीवन, तो इस प्यारे से थॉट के साथ शुरुआत कर लेते हैं अपने ब्लॉग की। तो मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग मैंने शुरू किया है। तो मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्जी, क्योंकि हस्बैंड टिफ़िन लेके जाएंगे, बेटा भी टिफ़िन लेके जाएगा, और मैं पी रही हूँ गर्म पानी। कहते हैं ना, एक औरत की बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है। जब तक उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता है ना, तब तक वो बर्दाश्त करती है। जब उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है ना, तो वो क्या कदम उठाती है वो उसको खुद नहीं पता होता। समुद्र जब तक शांत है तब तक शांत है। जब उसमें सुनामी आती है तो आसपास के एरिया में तबाही मचा देता है। वही वाला किस्सा एक औरत का होता है। एक बच्ची होती है, भोली भाली सी प्यारी सी बच्ची होती है, 10-12 साल की, और उसकी शादी बाल उम्र में ही हो जाती है। पर उसका पति उससे 12-13 साल बड़ा होता है। जब वो बड़ा भी होता है तो वो समझदार भी होता है, पर वो अल्हड़ होती है। वो नहीं जानती ससुराल में किस तरह का बर्ताव करा जाता है, किस तरह से रहा जाता है। बस वो तो अपने बचपन की, जैसे एक बचपन होता है, जैसे वो मैके में रहती थी, वैसे ही वो अपनी ससुराल में भी रहती थी। इसलिए ससुराल में उसको कोई पसंद नहीं करता था, नहीं उसकी सास, नहीं उसकी जेठानी। तो उसका एक छोटा देवर भी होता है, उसकी दोस्ती अपने देवर से हो जाती है, और वो दोनों खुश रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। पति को कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, और वो धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगते हैं। जब वो बड़ी होती है तो वो बहुत सुंदर होती है, पर उसके पति को उसकी खूबसूरती से भी कोई मतलब नहीं होता। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरी कोई बीवी भी है। उसके वजूद से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस वो अकेली ही उस घर में जिए जा रही थी। एक देवर ही था जो उसको समझता था, उसके आंसू पोंछता था, उसकी तकलीफों को समझता था। इसलिए उसकी नज़दीकियाँ उसके देवर से बढ़ने लगी थी। पर यह बात गाँव वालों को जब पता चली तो उनकी नज़दीकियाँ गाँव वालों को खटकने लगी, और उनकी इस नज़दीकियों को, जो एक दोस्ती की नज़दीकियाँ थी, गांव वालों ने उस नज़दीक को एक उनके रिश्ते को बदनाम रिश्ते का नाम दे दिया गया। ये सारी बातें उसके ससुराल वालों तक पहुंच गईं, और ससुराल वालों ने ना आओ देखा ना भाव देखा, कुछ नहीं सुना ना समझा, बस अपने लड़के की उन्होंने, यानी कि उसके देवर की शादी कर दी। देवर की शादी हो जाती है, देवरानी घर में आ जाती है। वो लड़की फिर से ससुराल में अकेली पड़ जाती है, क्योंकि उसका अपना तो कोई दुख सुनने वाला था, ना उसके आंसू पोंछने वाला था, ना उसे कोई समझने वाला था। वो फिर से अकेली पड़ गई। उसने सोचा कि मैं फिर जहाँ से मैंने अपना जीवन शुरू किया ससुराल में, वहीं मैं फिर आके खड़ी हो गई। इसी बीच उसकी जेठानी जो होती है वो एक बेटी को जन्म देती है, पर उसकी जेठानी जो होती है वो अपने आप को बहुत सुंदर समझती है। उसे कोई मतलब नहीं है घर गृहस्थियों से, नहीं मतलब होता उसे अपने बच्चों से। तो उस बच्चे की जिम्मेदारी वो देवरानी जो होती है ना, वो लड़की वो उठा लेती है, और उस बच्ची को पालना शुरू कर देती है। उस बच्ची के पालन पोषण में वो अपने दुख दर्द फिर से भूल जाती है, और उस बच्ची में वो खुश रहने लगती है। एक दिन ऐसा आता है, उसको वो खिला रही होती है अपने कमरे में, और उसकी आंख लग जाती है, और वो बच्ची बिस्तर से उतर के नीचे आ जाती है, और चलते चलते वो सीढ़ियों तक पहुंच जाती है, और पैर फिसल जाता है, और बच्ची वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, और गिरने के बाद तुरंत अपना दम तोड़ देती है। घर में शोर शराबा होता है। वो उठ के बाहर आती है कि बाहर कैसा शोर है। जब वो देखती है कि बच्ची मरी पड़ी है तो वो फूट फूट के रोती है। उसकी जेठानी उस पर आरोप लगा देती है, सास उस पर आरोप लगाती है कि तू तो बांझ है, तू क्या जाने बच्चों का दर्द क्या होता है। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं, और उन आंसू भरी आंखों से वो अपनी पति की तरफ देखती है और कहती है, उसकी आंखें पूछती हैं अपने पति से, क्या जवाब दूं मैं इन सब की बातों का, क्या कहूं मैं इन सब लोगों से, कह दूं कि आज तक मुझे पत्नी होने का भी हक नहीं मिला। वो फिर भी चुप रहती है और अपने कमरे में जाके फुट फुट के रोती है कि क्योंकि उसे आज तक पत्नी होने का भी हक नहीं मिला। जो एक पत्नी का हक होता है, वो हक उसके पति ने उसे आज तक नहीं दिया था। इसलिए वो कभी भी ना तो वो माँ बन पाती है, और ना ही बच्चों का मुंह देख पाती है। वो फिर से वो अकेली हो जाती है, अपनी जिंदगी जिए जाती है। दवाइयाँ जो अभी मेरे हस्बैंड डिस्पेंसरी से लेकर आए हैं। अब तो डिस्पेंसरी में एक चीज़ अच्छी होने लगी है, हमें च्यवनप्राश भी मिलने लगा है, क्योंकि हमारा जो कार्ड होता है ना, एक कार्ड पे हमें 2 डिब्बियाँ, मतलब इस तरह की 2 डिब्बियाँ इस तरह की मिल जाती हैं। तो 2 मेरे कार्ड पे मिलती हैं, 2 हिमांश के कार्ड पे मिलती हैं, 2 मिलती हैं उसके पापा के कार्ड पर, और 2 मिलती है मेरे सास के कार्ड पर, क्योंकि सास तो हमारे उसमें ही है, तो सास को मिलती हैं। तो क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 2 कार्ड पे वो लेकर आ गए थे, तो 2 कार्ड बाकी बचे थे, तो 2 कार्ड के लिए अब लेके आए 4 च्यवनप्राश। और ये कुछ ये दवाई हैं ये, और ये जो होती है ना बच्चों के लिए होती है, दूध में घुल के बच्चों को दे सकते हो, क्योंकि मेरा बेटा दूध नहीं पीता ना, तो उसके लिए दिए हैं डॉक्टर ने। और सारी देसी दवाई हैं, कुछ भी एलोपैथिक नहीं है इसमें, और ये सारी दवाइयाँ हैं। ये जो दवाइयाँ हैं थोड़ा सा जो लेडीज़ की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए है ये। और तो
तो कुछ दवाइयाँ ये हैं। मेरे यहाँ देसी दवाइयाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ डिस्पेंसरी में मिल जाती हैं देसी दवाइयाँ। तो इस रूम की तो मैंने अपनी पूरी क्लीनिंग कर दी है। और ये चेयर पे जो कुछ कपड़े पड़े हैं, पता है ये बहुत सारे कपड़े थे, कुछ तो मैंने फोल्ड करके रख दिए, कुछ बाकी बचे। जब मैंने टाइम देखा कि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे हिमांश का स्कूल से भी लाना होता है टाइम से। फिर मैंने सोचा चलो थोड़े से हैं, ये तो चेयर पर पड़े हैं, इन्हें तो मैं आके भी फोल्ड कर लूँगी, पहले मैं काम कर लेती हूँ। ये रूम मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। बस अब मैं जाती हूँ बराबर वाले रूम में और बेडरूम में उसकी करती हूँ क्लीनिंग उसकी थोड़ी बहुत ही करनी है। बस बेड क्लीन करना है, वरना वो भी क्लीन है, तो बस फटाफट से बेड क्लीन कर लेती हूँ। अगले दिन उठती है, आंसू पोंछती है, हिम्मत बांधती है, घर के कामों में लग जाती है। जब देखती है कि मेरे पति के कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, तो एक हर औरत की आदत होती है ना अपने पति के कपड़ों को चेक करने की। गलत भावना से नहीं, वो यही सोचती है कभी क्या पता इसमें कोई पैसे वैसे हो तो खराब हो जाएंगे, वो यही सोच के उसके कपड़ों में हाथ डाल देती है। पैसे तो हाथ नहीं आते, पर एक चिट्ठी हाथ आती है जिसमें एक औरत की चिट्ठी होती है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो वो औरत वही टूट जाती है, सब कुछ वो बर्दाश्त कर लेती है। कैसे आप सब, आशा करती हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांशी ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी एक जो मेरा ब्लॉग गया है मंडे के दिन, तो आप लोगों को मैंने जो स्टोरी सुनाई थी हस्बैंड वाइफ की, आप लोगों को बहुत पसंद आई, इसके लिए थैंक यू। और थैंक यू इसलिए भी कि आपको मेरी स्टोरियाँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में पता है क्या सोचती हूँ, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ऐसा मैं ब्लॉग में क्या करूँ जिससे मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे ब्लॉग में रुके, मतलब वो देखने के लिए मजबूर हो जाए। कुछ ना कुछ मैं ऐसा करना चाहती थी, तो पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ना ये चल रहा था कि कुछ ऐसा यूनिक करा जाए जिससे ऑडियंस रुके। तो फिर मैंने एक स्टोरी लेना शुरू कर दिया। मैं ज़्यादा स्टोरी तो वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, बट मैं आपको ना शॉर्टकट में ही सुनाती हूँ। और स्टोरी भी ऐसी होनी चाहिए ना जो दिलचस्प हो, दिल को छूने वाली हो, और जो हमारी रियल लाइफ से भी थोड़ा सा जुड़ी हुई हो। तो ऐसी स्टोरियाँ जो होती है ना सब सुनना होता है। हमें ना अपनी ऑडियंस को भगाना नहीं है, अपनी ऑडियंस को ना अपने वीडियो में बनाए रखना है। इसलिए मैंने ये एक ट्रिक निकाली। मैंने सोचा कि चलो पहले एक बात बताऊँ, मुझे मेरे जो ब्लॉग है ना पहले ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, अभी भी ज़्यादा नहीं आते हैं, बट जो न्यू व्यूज़ आते हैं ना मुझे उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर भी नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है किसी न किसी को तो मेरे ब्लॉग अच्छे ही लग रहे होंगे, तभी तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। और एक चीज़ और है, जब मैं ब्लॉग बनाना शुरू करती हूँ ना, तो मैं अपना माइंड पहले ही सेट कर लेती हूँ कि मुझे अपने ब्लॉग की किस तरह से स्टार्टिंग करनी है और किस तरह से एंड करना है। मैं ये सब कुछ सेट मेरे माइंड में पहले से ही हो जाता है कि मुझे आज अपने ब्लॉग में क्या क्या दिखाना है। मैं वहीं रोज़ झाड़ू पोछा दिखाऊंगी तो सब लोग बोर हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ मतलब घर के काम मेरे घर के ही होते हैं, पर उनको दिखाने का जो तरीका होता है मेरा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। एक ही सीन को मैं अलग अलग एंगल से दिखाती हूँ, उससे क्या हो जाता है वो थोड़ा सा नया भी लगता है। और ब्लॉग में इंसान का ब्लॉग में जो ऑडियंस होती है वो टिकती भी है। आप कैमरे को अगर एक ही जगह फिक्स कर लोगे, अपना पूरा ब्लॉग बना लोगे, उसमें मज़ा नहीं आता। पहले मैं ये चीज़ करती थी तो उसमें मज़ा नहीं आता, ऑडियंस ऊब जाती है। आपको वही चीज़ दिखानी भी है ना, तो उसको अलग अलग एंगल से दिखाएं। अपने ब्लॉग में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कैमरे का एंगल हमेशा बार बार चेंज करना है। टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे पता है मुझे मेरे ब्लॉग मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले से ज़्यादा मेहनत मुझे अब करनी पड़ती है अपने ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि कोई फेमस होने के लिए या अपने ब्लॉग को वायरल करने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, वो अपनी मेहनत होती है। आप कितना अच्छा कर सकते हो वो बेस्ट करने की कोशिश कीजिए अपने ब्लॉग में। तो मैं दिन रात मैं यही सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरे ब्लॉग थोड़े से अच्छे हों। तो मेरे ब्लॉग में मैं कुछ ना कुछ नया करती ही चली जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। तो बातें तो हो गई बहुत ज़्यादा, तो बातें करूँगी यहीं पर स्टॉप, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा ब्लॉग। और आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करती हूँ। बस मिलते हैं थोड़ी देर में। उसे समझने में देर नहीं लगती, वो समझ जाती है कि मेरे पति ने आज तक मुझे पत्नी का हक क्यों नहीं दिया है, क्योंकि उसकी तो दूसरी पत्नी बाहर थी। वो कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती, कुछ सोचने की क्षमता भी उसके अंदर नहीं रहती है, वो टूट जाती है पूरी तरीके से। जो सब कुछ उसने बर्दाश्त कर लिया, बांझपन का आरोप उसने बर्दाश्त कर लिया, पत्नी ना होने का हक उसने बर्दाश्त कर लिया, पर इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक उम्मीद के साथ वो जी रही थी ससुराल में। उसने सोचा कि कभी तो वो दिन आएगा जो मेरा पति मुझे पत्नी का हक देगा। अब वो उम्मीद भी उसकी टूट चुकी थी, क्योंकि उसके पति तो किसी और से शादी कर चुका था, एक बच्चे का बाप भी बनने वाला था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो सुन पड़ गई थी पूरी तरीके से।
उसने बस जहर उठाया और खा लिया और तुरंत अपनी जान दे दी, क्योंकि उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता टूट चुकी थी। वो टूट चुकी थी पूरी तरीके से। उसे अब विश्वास हो गया था इस घर में मेरा कोई वजूद नहीं है, क्योंकि अगर पति का साथ होना तो एक औरत हर तकलीफ को बर्दाश्त कर सकती है, पर उसे तो पति का भी साथ नहीं था। तो उसने सोचा कि इस परिवार में रहकर, इस घर में रहकर मैं क्या करूंगी, सारी जिंदगी इसी दर्द के साथ मुझे जीना होगा, मैं इस दर्द के साथ नहीं जी सकती, इसलिए वो अपनी जान दे देती है। हेलो एवरीवन, कैसी लगी आगे? तो बताइए फ्रेंड, क्या गलत किया उस औरत ने, सही किया या गलत किया? क्या हम उसकी जगह होते तो क्या हम ऐसा ही करते? बोलिए, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, बताना जरूर। मुझे तो बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।